नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल योद्धा क्लासेस पर। दोस्तों, ज्योग्राफी की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी यानी वॉल्केनोज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चट्टानों के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में आप देखेंगे ज्वालामुखी के अंग, ज्वालामुखी से निःसृत जो पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं, ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और दूसरों में शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। आइए देखते हैं कि ज्वालामुखी है क्या। ज्वालामुखी का मतलब होता है कि पृथ्वी या भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार जिससे होकर पृथ्वी का मैग्मा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। अब व्यापक रूप से अगर देखा जाए, यहां आप देख रहे होंगे एक फिगर में दिखाया गया है कि किस तरह से पृथ्वी के अंदर से भूगर्भ से मैग्मा, जब भूगर्भ के अंदर रहता है तो मैग्मा कहते हैं, वही चीज जब बाहर जम जाती है, ठंडा होकर जम जाती है तो उसको लावा कहते हैं। और यही लावा ही क्या बनाता है आपका, यही लावा आपका आग्नेय चट्टानों की संज्ञा धारण करता है। ठीक है, क्लियर। अब पूरी ज्वालामुखी क्रिया को अगर हम समझें तो ये बहुत ही व्यापक क्रिया है। इसमें मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। पहला, जो धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा के शीतल होकर जमने की क्रिया, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था मध्यवर्ती चट्टानें। तो मध्यवर्ती चट्टानों का जो स्वरूप है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल तथा डाइक स्वरूप की अंतःस्थलाकृतियों का निर्माण इस प्रक्रिया में होता है। दूसरा, ज्वालामुखी क्रिया का जो दूसरा भाग है उसमें धरातल के ऊपर घटित होने वाली क्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत आपका ज्वालामुखी, धरातलीय प्रवाह, गर्म जल के स्रोत, इसके अलावा गेसर, धुआंरे, ये सारे क्रियाकलाप आते हैं। क्लियर। तो ज्वालामुखी क्रिया एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके दो स्वरूप हैं, दो भाग हैं। जबकि अगर खाली हम ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी का मतलब वही वह छिद्र या दरार जिससे होकर पृथ्वी के अंदर से लावा, तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है। क्लियर। तो आई थिंक अब ज्वालामुखी के बारे में आपको एक कंसेप्ट बनना होगा। अब आगे हम देखेंगे कि ज्वालामुखी का जो प्रकार है या ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से। पहले ये देखेंगे कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ज्वालामुखी प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है, जो ये मैग्मा तरल अवस्था में भूगर्भ में रहता है, यही जब बाहर आता है तो वो लावा का स्वरूप धारण करता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अब कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं या निःसृत होते हैं। सबसे पहले जलवाष्प यानी वाटर वेपर, ये 60 से 90% के बीच में रहती है। जितनी गैसें हैं, जलवाष्प और गैसों में लगभग 60 से 90% आपका जलवाष्प रहता है और उसके अलावा अन्य गैसों में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन, डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी अल्प मात्रा में होते हैं। विखंडित पदार्थ, दूसरा विखंडित पदार्थ, इसको देखते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें धूल और राख से बने चट्टानी टुकड़े होते हैं। अब ये विखंडित पदार्थ को इनके आकार के आधार पर कई नाम दिया गया है, टफ, लैपली, बम्ब और ब्रेसिया। जब ये बहुत छोटे टुकड़े हों, एकदम मटर के दाने के आकार से भी छोटे हों, धूल और राख के कण, तो इनको टफ कहते हैं। मटर के दाने के आकार के जब ये हों तब इसी को लैपली कहते हैं, और बड़ा आकार इनका हो जाए तो उसको बम्ब कहते हैं, और मध्य या ज्यादा बड़े भूखंड हो जाएं तो उसको ब्रेसिया कहते हैं। अब तीसरा जो पदार्थ है वो है लावा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित जो तरल पदार्थ है उसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये मैग्मा धरातल पर आ जाता है ठंडा होकर ये लावा
इसी को लावा की संज्ञा दी जाती है। लावा ही ठंडा होकर आग्नेय चट्टान की उपमा या संज्ञा धारण करता है। ये लावा दो प्रकार के हो सकते हैं, अगर इनकी अम्लीय और क्षारीय गुणों के आधार पर देखें तो एसिड लावा और बेसिक लावा। एसिड लावा, जब एसिड की बात की जाए तो इसमें सिलिका की जो मात्रा होगी वो अधिक होगी। अब इस तरह के जो लावा होते हैं वो गाढ़े तथा चिपचिपे होते हैं और शंकु आकार के पर्वताकार आकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे आपका स्ट्राम्बोली है इटली में, पाई डी डोम है फ्रांस में है, ठीक है ना। दूसरा इसमें जो है बेसिक लावा यानी क्षारीय गुण होगा। ये जैसे मोना लोआ शंकु है आपका, कहां पर, हवाई द्वीप में, ठीक है ना। अब इसके बाद रासायनिक संगठन के आधार पर हम देखें तो 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, फेल्सिक, मैफिक, अल्ट्रामैफिक। फेल्सिक जो होता है ये सिलिका प्रधान है, यानी इसमें सिलिका की प्रधानता है, क्वार्ट्ज और फेल्सपार की अधिकता होती है। मैफिक लौह प्रधान है, इसमें लोहे की अधिकता होती है, सिलिकॉन से ज्यादा लोहा होता है। अल्ट्रामैफिक, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम दोनों होते हैं प्रमुख रूप से। तो ये रहे ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ। अब ज्वालामुखी के अंग के बारे में देखते हैं। देखें, एक चित्र भी यहां पर दिया गया है। जिस दरार से होकर ज्वालामुखी का निसरण होता है या निसृत होता है उसको ज्वालामुखी पाइप कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहां से काले कलर की पाइप, ठीक है ना। इसके बाद ज्वालामुखी छिद्र, ऊपर का जो इसका खुला हिस्सा है इस पाइप का, उसी को ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, ठीक है ना। अब ये ज्वालामुखी छिद्र जहां पर है, जब निकलेगा तीव्र गति से तो जो लावा है वो दोनों तरफ इसको निःसृत करेगा, यानी एक शंक्वाकार रचना बनेगी। इसको ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। क्लियर। अब यही अगर ज्वालामुखी का छिद्र जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसको ज्वालामुखी क्रेटर का नाम दिया गया है। किसका? ज्वालामुखी क्रेटर नाम। और ये जब मुख और विस्तृत हो जाता है तो इसी को काल्डेरा कहते हैं। क्रेटर झील का नाम आपने सुना होगा, ऐसे ही बनती है क्रेटर झील, यानी ज्वालामुखी का मुख जब विस्तृत हो जाए और उसमें वर्षा का पानी भर जाए तो इसको कहते हैं क्रेटर झील। जैसे अपने यहाँ लोनार झील है महाराष्ट्र में, टिटिकाका दक्षिण अफ्रीका में है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। तो ज्वालामुखी के अंगों में आपने क्या क्या देखा? ज्वालामुखी पाइप, ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी का मुख। यही ज्वालामुखी का मुख जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, और बड़ा हो जाता है तो काल्डेरा कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब आइए देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। इनकी सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। हम तीनों प्रकार देखेंगे और उनका वितरण भी देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर कहां पर वो स्थापित हैं या कहां पर स्थित हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का यानी एक्टिव ज्वालामुखी। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, राख, चट्टान, लावा निकलते रहते हैं लगातार, उन्हीं को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या विश्व स्तर पर लगभग 500 के आसपास है। कुछ प्रमुख ज्वालामुखी की अगर बात करें सक्रिय ज्वालामुखी की तो मोना लोआ और किलायू, माउंट किलाउ व्यू इसके कहते हैं, ये हवाई द्वीप यूएसए में है। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका के बगल में ये स्थिति आप यहां पर देख सकते हैं। जो माउंट किलाउ है यही सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना उसके बाद है और स्ट्राम्बोली, ये दोनों कहां पर हैं? इटली में है। कोटोपैक्सी ये आपका कहां है? इक्वाडोर में है। ये जो माउंट एटना और स्ट्राम्बोली है ये इटली में, माउंट एटना सिसिली द्वीप में और स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप में। इसी को स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्योंकि इससे हमेशा जो है गर्म वाष्प निकलती रहती है तो आसपास के क्षेत्रों में प्रकाश फैला रहता है। ठीक है ना। समेरु व मेरापी इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया यहाँ पर है। इसके अलावा बैरन द्वीप, अपने भारत में देखें तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान और निकोबार में है। ठीक है ना। अब आइए दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन
इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, इसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब इनके अगर उदाहरण लें तो आपका विसुवियस, ये कहाँ पर है? इटली में है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर विसुवियस कहाँ है? इटली में है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ पर है? ये जापान में है। क्लियर? क्राकाटोआ, ये इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। नारकोंडम, अपने भारत देश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम ज्वालामुखी है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आप जब इसको मैप में भी देखते हैं ना, इसका वितरण वैश्विक रूप में कहाँ पर है, तो आपके एक समझ बैठती है, एक अस्थायित्व आता है कि ये हाँ यहाँ पर इनकी स्थिति ये है। क्योंकि कई बार यही पूछ लिया जाता है कि विसुवियस कहाँ है, फ्यूजियामा कहाँ है, या नारकोंडम कहाँ पर है। क्लियर? तो आप मैप में भी देखते रहें। आइए अब तीसरे तरह के ज्वालामुखी की बात हम करेंगे। तीसरा जो ज्वालामुखी है वो है शांत ज्वालामुखी। कौन सा? शांत ज्वालामुखी। इसको आप समझिएगा, शांत ज्वालामुखी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो है ऐतिहासिक, पिछले कुछ ऐतिहासिक काल से इसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है, ना ही इसमें आगे उद्गार होने की कोई संभावना दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी। ये आपको क्लियर हो गया। जहां ना अभी उद्गार हुआ है ना भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। आइए कुछ प्रमुख शांत ज्वालामुखी को देखते हैं और मैप पर भी देखते हैं कि उनका वितरण या स्थिति कहां पर है। को सुल्तान और देवबंद, ये आपका ईरान में है, यहां पर अफगानिस्तान के बगल ईरान में। माउंट पोपा, ये प्रमुख ज्वालामुखी म्यांमार में है। म्यांमार आप जानते हैं भारत का पड़ोसी देश है, पूर्वी क्षेत्र में है। इसके अलावा किलिमंजारो, ये तंजानिया में है जो आपका पूर्वी अफ्रीका में आता है। और इसके अलावा चिम्बराजो इक्वाडोर में है। इक्वाडोर अभी हमने आपको बताया था, इक्वाडोर में ही कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं एकांकागुआ। एकांकागुआ कहाँ है? ये इंडीज पर्वत पर है। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपका ज्वालामुखी है, लगभग 6960 मीटर पर स्थित है। ये कहाँ पर है? इंडीज पर्वतमाला आप जानते हैं, दक्षिणी अमेरिका में। क्लियर? तो ये तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी का जो है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है। अब ये ज्वालामुखी को उद्गार के अनुसार भी दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय उद्भेदन यानी सेंट्रल इरप्शन और दरारी उद्भेदन या फिशर इरप्शन। ठीक है ना? केंद्रीय उद्भेदन जब एक ही मुख्य पाइप से इसका उद्भेदन होता है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे। अब दोस्तों आइए बात करते हैं ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण कहां कहां पर है, इसके बारे में समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पहला, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये कहां पर है? प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भाग में ज्वालामुखियों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। विश्व का लगभग 70%, 2/3 ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आता है। ये क्षेत्र कहां पर है? यहां आप मैप में देखें, यहां से शुरू होकर कहां? ये माउंट इरेबस से या पेटी अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के इंडीज पर्वतमाला व उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला का अनुसरण करती है। ऐसे देखें यहां पर आप मैप में। और अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए आकर मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है उसमें आकर मिल जाती है। क्लियर? ये समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये कहां पर है? यह यूरेशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में है। ठीक है ना? कहां पर? मध्यवर्ती भागों में है। नवीन बलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। कहां से? अब इसका वितरण देखें। यह आइसलैंड से प्रारंभ होकर स्कॉटलैंड होती हुई अफ्रीका के कैमरून पर्वत की ओर जाती है। बीच में यहाँ कनारी द्वीप है, यहां से ये दो भागों में बढ़ जाती है, दो शाखाओं में।
पूर्व की शाखा स्पेन, इटली, सिसिली, तुर्की, काकेशिया, आर्मेनिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार। ठीक है, क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। और दूसरी जो शाखा है वो आपका कहाँ पर चली आती है, पश्चिम की ओर आने वाली शाखा कनारा द्वीप से पश्चिमी द्वीप तक आती है। और ये कहाँ पर, यूरोप की जो राइन भ्रंश घाटी में, इसमें बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्लियर। अब तीसरा है मध्य अटलांटिक मेखला। इसका देखते हैं विस्तार कहाँ पर। इसका भी विस्तार दोस्तों आइसलैंड से है। आइसलैंड से प्रारंभ होकर ये आपका जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, उससे होते हुए आकर आपके जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसके पश्चिमी छोर में आपके समाहित हो जाता है। ठीक है। अब चौथी जो प्लेट है ज्वालामुखी का, जो चौथा विस्तार है, उसको अंतरा प्लेट ज्वालामुखी की संज्ञा दी गई है। इसमें इसका विस्तार अगर हम देखें तो ये इसका विस्तार यहाँ पर आप मैप में भी देखिए, हवाई द्वीप से प्रारंभ होकर उत्तर पश्चिम दिशा में कमचटका तक है। ये कमचटका तक यहाँ पर विस्तृत है। हवाई द्वीप पर आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक। अब दोस्तों आइए देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार के कुछ अन्य प्रमुख भूस्वरूप। इसमें आपके गेसर, धुआंरे और काल्डेरा आते हैं। इन तीनों को समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले गेसर को देखते हैं। गेसर क्या है? गेसर गर्म जल के स्रोत होते हैं जिनसे थोड़े अवकाश के बाद गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता से निकला करती है। यहाँ एक फिगर दिया गया है, आप इसमें देख रहे हैं। इससे लावा का निस्सरण नहीं होता है। अब उदाहरण की बात करें तो यूएसए के एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है वहां पर ओल्ड फेथफुल तथा एक्सेल्सियर गेसर है जो विश्व में प्रसिद्ध है। क्लियर। अब ये गेसर वास्तव में गर्म जल के स्रोत के समान है, परंतु एक ही नहीं है। गेसर का जो संबंध है वो ज्वालामुखी क्रिया से है, जबकि गर्म जल स्रोत पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ से वो जल से संबंधित क्रिया है। धुआंरे क्या होते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां से गैस और वाष्प निकला करती है, उसको धुआंरे की संज्ञा करते हैं। अब ये धुआंरे जो है ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम लक्षण होते हैं। अगर ये निकलने लगे तो समझ लीजिए कि अब ज्वालामुखी की क्रिया रुकने वाली है। अब उदाहरण की बात करें तो 10 सहस्त्र धूम्र घाटी अलास्का में है। सहस्त्रों धूम्र घाटी इसको कहते हैं। को सुल्तान धुआरा आपके ईरान में है। व्हाइट टापू का धुआरा आपके न्यूजीलैंड में है। तीसरा जो स्वरूप है वो है काल्डेरा। काल्डेरा के बारे में हमने आपको बताया था कि जब ज्वालामुखी का जो मुख है वो विस्तृत हो जाए तो उसको क्रेटर कहते हैं, और ये मुख बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाए तो काल्डेरा कहते हैं, उससे भी ज्यादा विस्तृत हो जाए तो सुपर काल्डेरा कहते हैं। फिगर आप यहां पर देख सकते हैं, ये काल्डेरा है। क्लियर। तो दोस्तों आज हमने बात की ज्वालामुखी के बारे में, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ और ज्वालामुखी उद्गार के अन्य प्रमुख भूस्वरूप के बारे में। क्लियर। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दूसरों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।